आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ाऊंगी BHDLA 137 का, जो कि सेकेंड ईयर का है इग्नू का। संप्रेषण के मूल तत्व। सबसे पहले हम जानेंगे कि संप्रेषण किसे कहते हैं। ओके, देखिए, संप्रेषण एक प्रकार का संवाद है, संपर्क है और एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास है। यानी कि जो भी हम बात करते हैं वो संप्रेषण है क्या चीज़, मतलब एक दूसरे से बात करने का जो तरीका होता है ना, जो भी माध्यम होता है वो संप्रेषण कहलाता है। चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो सुनकर हो, देखकर हो या पढ़कर हो या चित्र बनाकर, या फिर एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, ठीक है, और दूसरों की बातों को समझते हैं। ये और जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है टोटली, वो सारी की सारी क्या होती है, हमारी संप्रेषण। मतलब कि जितनी भी हमारी मानव कार्यकलाप यानी मानव द्वारा किए गई हर क्रिया संप्रेषण ही होती है। क्योंकि हम कोई भी क्रिया जो करते हैं वो फालतू में नहीं करते हैं, वो मतलब किसी मतलब कुछ भी हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं हैंड से या फिर आँखों से, कंधों से, तो वो सब क्या है, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है, संप्रेषण का एक तरीका ही है। देखो सर, और हम जानेंगे अब संप्रेषण के अलग अलग प्रकार यानी विविध रूप। सबसे पहला प्रकार है हमारा संप्रेषण का मौखिक संप्रेषण, एंड दूसरा है हमारा संप्रेषण का प्रकार कौन सा, शब्दों और वाक्यों का चुनाव। पहला है संप्रेषण का जो रूप है वो है मौखिक संप्रेषण, सेकंड है आंगिक संप्रेषण, थर्ड है लिखित संप्रेषण। ओके, इसके पॉइंट्स है कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला है शब्दों और वाक्यों का चुनाव, सेकंड है आवाज़, थर्ड है स्वर, ठीक है। आंगिक संप्रेषण में अभी मैं बताऊंगी सबको अच्छे से। लिखित संप्रेषण में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कोई भी चीज़ हम लिख रहे हैं तो उसमें क्या है स्पष्ट होना चाहिए, किस लिए लिख रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, कौन किसके मतलब कौन पढ़ेगा जिसके लिए लिख रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, कब लिख रहे हैं दिनांक तिथि अवश्य होनी चाहिए, और कैसे लिख रहे हैं, जो हमारी जो भाषा है वो पत्रानुकूल होनी चाहिए, ये अच्छे से हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ संप्रेषण का जो फोर्थ रूप है वो है क्या है, संचार माध्यम हमारा, ठीक है। संचार माध्यम में हमारे रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। यदि पेपर में आ जाता है कि जैसे कि संप्रेषण के विविध रूप बताइए, तो आप ये सब इनको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुक में संप्रेषण का प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ होता है जरूरत, कि मतलब संप्रेषण की जरूरत किस लिए पड़ती है हम लोगों को। तो देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा व्यक्तिगत जरूरत के लिए संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है हम लोगों को, फिर व्यक्तिगत संबंध के लिए आवश्यकता पड़ती है, सूचना के लिए आवश्यकता पड़ती है। ये बुक में से आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, जिस तरह से मैंने बताया है इसमें पूरा का पूरा नहीं उतारा है, बस मैंने जरूरी चीज़ें लिखी हैं। और यदि आप पेपर में इसी तरह से लिख के आएंगे तो 100% गारंटी है कि कट नहीं सकता, क्योंकि कुछ भी मैंने एडिट नहीं किया है एक्स्ट्रा, ओनली बुक से पढ़कर उसमें से ही जो कंटेंट है, जो इम्पोर्टेंट लगा, वो सब लिखा है इसमें, ठीक है। देखिए, व्यक्तिगत जरूरत के लिए जैसे कि लोग काम करने, खाने पीने, संप्रेषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है भाई, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ना, तो उसी को कहते हैं व्यक्तिगत जरूरत के लिए। बाकी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी तरफ से। व्यक्तिगत संबंध के लिए, देखिए, किसी भी रिश्तेदार या रिश्तेदारी निभाने के लिए हमें संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है। बिना संप्रेषण के हम कोई भी मतलब रिलेशन नहीं निभा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सूचना प्राप्त करने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि हम इस समय जो मैं कर रही हूँ क्या है, सूचना प्रदान कर रही हूँ, और आप लोग सूचना ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि आप क्या हुए, आप हुए श्रोता, मैं हुई वक्ता। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, हमारा संप्रेषण ही तो चल रहा है अभी इस समय। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट इसका, आपस में बातचीत के लिए संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है मनोरंजन के लिए भी संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है, और आग्रह के लिए भी संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है। हमें संप्रेषण की आवश्यकता बहुत सारी चीज़ों के लिए पड़ती है, हर चीज़ के लिए संप्रेषण की आवश्यकता ही पड़ती है। अब हम जानेंगे संप्रेषण की प्रक्रिया किस प्रकार से है। देखिए, संप्रेषण प्रक्रिया में 9 तत्व प्रमुख रूप से शामिल हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा स्रोत, सेकंड है हमारा वक्तत्व क्षमता, मतलब कि बताने की जो क्षमता है, तरीका है, वो अच्छा होना चाहिए बहुत ही। संदेश, फिर माध्यम, प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्ति, प्रतिक्रिया, संदर्भ और जीवन मूल्य और दृष्टिकोण। ये टोटल जो 9 है नाम, ये हमारे क्या है, संप्रेषण प्रक्रिया में 9 प्रमुख तत्व हैं ये हमारे। इनके बिना कोई भी संप्रेषण प्रक्रिया है जो वो सफल संप्रेषण नहीं कहलाती है। सफल संप्रेषण और असफल संप्रेषण हम अभी आगे पढ़ेंगे क्या होता है। पहले हम जानते हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। देखिए, स्रोत क्या होता है, किसी भी संदेश का जन्म
स्रोत से ही होता है। यह स्रोत कोई भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने अनुभव और भाषा ज्ञान का उपयोग करता है। वह स्रोत या व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों में ढालता है तो वो क्या कहलाता है? स्रोत कहलाता है। ठीक है। वक्तव्य क्षमता अर्थात बताने की क्षमता। कोई भी बात है उसको सहज रूप से, सही तरीके से, विनम्र रूप से, नम्र तरीके से बताने की जो क्षमता होती है उसे हम वक्तव्य क्षमता कहते हैं। और ये वक्ता के अंदर यदि ये क्षमता नहीं है तो वो एक अच्छा वक्ता या गुणवत्त वक्ता नहीं कहलाएगा। यदि अच्छे वक्ता की पहचान ही है कि वो कठिन से कठिन बात को इतनी सरलता से और स्पष्टता से दूसरों के सामने रखे कि सभी को समझ आ जाए। नेक्स्ट है हमारा संदेश। देखो, वक्ता के विचारों यानी कि संदेश में ये बताएंगे इसमें ये कि आप इसमें ये लिख सकते हैं कि जैसे कि अब वक्ता हो गए, यानी जो बोलता है वो वक्ता कहलाता है और जो सुनता है वो श्रोता होता है। ठीक है। जो वक्ता है जिस प्रकार से वो अपने संदेश को बता रहा है उसी प्रकार से सामने सुनने वाला श्रोता समझ जाए, अर्थात प्राप्तकर्ता भी कहलाता है वो श्रोता। वो अच्छे से उस संदेश को उसी रूप में समझे तो वो एक संदेश कहलाएगा। ठीक है। माध्यम जैसे कि हम मौखिक रूप का अगर एक माध्यम ले लें तो वो क्या कहलाता है? देखिए, मैं बोल रही हूँ और किसी श्रोता तक आवाज़ जा रही है तो इसका माध्यम क्या है? हवा। ठीक है, समझ गए माध्यम। प्राप्तकर्ता कौन होते हैं जानती हैं आप? मैं वक्ता हो गई, आप श्रोता हो गए, तो आप ही हुए प्राप्तकर्ता। बाकी आप लिख सकते हैं देखकर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संदेश प्राप्ति। प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को विचारों में ढालने की प्रक्रिया को संदेश प्राप्ति कहते हैं। अंग्रेजी में इसे डिकोडिंग कहा जाता है। ठीक है। सर्वोत्तम स्थिति वह होती है जिसमें श्रोता जिस रूप में जिस रूप में वक्ता बता रहा है तो वो सबसे उत्तम स्थिति है। ठीक है। प्रतिक्रिया क्या होती है? फीडबैक जिसे हम कहते हैं, उसकी प्रतिक्रिया कहा जाता है। अब कोई संदेश आपने सुना, उसके आप फीडबैक दे रहे हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि आप कमेंट जरूर करें, अच्छी लगी या बेकार लगी है, जो भी कमी हो तो आप उसको बताएं, तो फीडबैक दे रहे हैं, जो उसे क्या कहते हैं हम? प्रतिक्रिया। ठीक है। संदर्भ क्या चीज़ होती है? देखिए, संदर्भ ये होता है कि हम टीचर से बात कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, या अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, अपनी सिस्टर से बात कर रहे हैं, अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं, सबसे अलग अलग संदर्भ में बात करेंगे, अलग अलग प्रकार से बात करेंगे ना, तो उसी को संदर्भ कहा जाता है। अलग अलग तरीके से मतलब अलग अलग रूप से अलग अलग व्यक्ति के अनुसार जो हम बात करते हैं वो संदर्भ कहलाता है। ये मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ ताकि आप समझ जाएं। ठीक। जीवन मूल्य और दृष्टिकोण। देखिए, कोई भी वक्ता है जो बोलने वाला है और श्रोता है जो वक्ता बोल रहा है, उसके मस्तिष्क पर, श्रोता के मस्तिष्क पर बोलने वाले का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। देखिए, एक उदाहरण लेंगे हम छोटा सा। जैसे आजकल अभी इलेक्शन चल ही रहे हैं, तो कोई नेता है, प्रभावी नेता है, वो यदि कोई लेक्चर देता है या कोई भाषण दे रहा है, उस भाषण में वो यदि किसी की बुराई या अच्छाई कर रहा है तो उस पर श्रोता पर वो प्रभाव पड़ेगा सुनने का। तो कहीं ना कहीं चुनाव के समय या फिर नेता को चुनते समय उसके दिमाग में वो बातें आएंगी। अब हम जानेंगे सफल संप्रेषण और सफल संप्रेषण के अवरोध। देखिए, वक्ता द्वारा प्रेषित संवाद श्रोताओं तक पहुंचता है और वक्ता जो कुछ कहना चाहता है श्रोता उसी रूप में ग्रहण कर लेता है, तो इसे सफल संप्रेषण कहते हैं। ठीक है। यानी कि जो बोलना चाहती हूँ मैं आप वही समझ जाएं, ये नहीं कि मैं बोल कुछ रही हूँ मीनिंग आप कुछ और समझ लें, तो उसे सफल संप्रेषण हम नहीं कहेंगे। और सफल संप्रेषण के कौन से हैं? देखिए, पहला है गलत संदेश, सेकेंड है गलत शब्दों का चुनाव, थर्ड है सुनना और समझना, फोर्थ है भाव भंगिमा। ओके, अब हम जानते हैं गलत संदेश। देखिए, गलत संदेश में हम पॉइंट बनाकर लिख रहे हैं। संदेश को सही ढंग से संप्रेषित ना करना और ठीक ढंग से समझ ना पाना, ये भी एक संप्रेषण में अवरोध का कार्य करता है। संदर्भ स्पष्ट ना होना, यानी कि हम किससे बात कर रहे हैं, किस लहजे में बात करना चाहिए, वो स्पष्ट ना होना। और सफल संप्रेषण के लिए संदर्भ और भाषा स्पष्ट होनी चाहिए और प्रयुक्त शब्द उपयुक्त करना चाहिए। देखिए, हम जिससे बात करें उसके अकॉर्डिंग हमें उस तरह की लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए। ठीक है। और जो गलत शब्दों का चुनाव है, नेक्स्ट, बोलते समय सोच समझकर बोलना चाहिए। गलत शब्द संप्रेषण को बिगाड़ने के साथ साथ अच्छे खासे रिश्ते में दरार उत्पन्न करते हैं। अगर हम अच्छे से नहीं बात करेंगे तो जहाँ तक है रिश्तों में दरार उत्पन्न हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सुनना और समझना, ये अवरोध है। अच्छे से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं हम किसी बात को, तो अब सफल संप्रेषण यानी कि अपनी बातों को जो हम पहुँचा रहे हैं वो सही रूप से नहीं पहुँचेगी। नेक्स्ट हमारी भाव भंगिमा। देखिए, भाव भंगिमा क्या चीज़ होती है? जैसे कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है,
जैसे भावभंगी में संप्रेषण का ही माध्यम है और बाधा भी है ये। हम जो देखिए जैसे कि सांस्कृतिक विभिन्नता है, हमारे भारत में अलग अलग सांस्कृतिक के लोग रहते हैं, है ना, तो सफल संप्रेषण में ये बाधक भी बन सकती है। जैसे दक्षिण भारत में हाँ के लिए ना दाएं बाएं सिर हिलाते हैं। जरा आप अपना सिर है जो वो दाएं से बाएं की ओर हिलाइए, आपको पता चल जाएगा। हम भारतीय लोग नहीं कहने के लिए दाएं से बाएं सिर हिलाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हाँ कहने के लिए दाएं से बाएं सिर हिलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बोलने का ढंग। ओके, ये हमारा लास्ट चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर फिर हमारा फिनिश हो जाएगा। आपके बोलने के ढंग से संप्रेषण प्रभावित होता है। यदि चिल्लाकर बोलते हैं तो आपके संदेश के गलत संप्रेषण की संभावना बढ़ जाती है। हमें कोई भी बात बोलनी चाहिए, बहुत ही नम्र रूप से बोलनी चाहिए, ठीक है। किसी की आवाज़ भारी या कर्कश भी हो सकती है, संप्रेषण बाधित हो सकता है, फिर उससे हमारी जो आवाज़ है उसको हमें नर्म रूप से बोलना चाहिए, ठीक है। भाषा ज्ञान, देखिए यदि हमें किसी भाषा का ज्ञान होगा तो बहुत प्रभाव पड़ता है संप्रेषण में। अब जैसे कि मैं अपनी एक मतलब उदाहरण ले लेते हैं, हम किसी नेता का उदाहरण ले लेते हैं। देखिए जैसे कि अब कहीं कोई अच्छा सा, जैसे अमेरिका में गए, ठीक है, हमारे भारत के नेता, और उन्हें अच्छी खासी इंग्लिश आती है और वो इंग्लिश में वहाँ भाषण देंगे, तो जहाँ तक अपनत्व उत्पन्न होता है वहाँ पर। बिहार में जाओगे, यदि वो बिहारी भाषा बोले तो वहाँ पर भी अपनत्व उत्पन्न होगा। अवध में जाकर के अवधी भाषा में भाषण देंगे, गुजरात में जाकर गुजराती भाषा में देंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, अपनापन सा लगेगा। लोग सोचेंगे हाँ ये तो अपना ही मतलब है, शायद वोट देने की एक बार को सोचने लगेंगे वो। यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एनी डाउट, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो ऑफकोर्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।